डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 नाइन्थ क्लास की उसकी टाइप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स की जो न्यू बुक है उसमें यूनिट नंबर 4 में उसकी जो फैक्टराइजेशन की टाइप्स हैं वो टोटल 5 दी हुई हैं। हम क्या करेंगे कि आज के इस लेक्चर में 4.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, उसकी हम टाइप 1 करेंगे और टाइप 1 से उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। बेसिकली जो टाइप 1 की फैक्टराइजेशन है उसमें है क्या, असल में आपके पास इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि इस तरह की होगी आपके पास ax स्क्वायर, सिंपल मैं अगर बात करूं x स्क्वायर प्लस px प्लस q, इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। या इसको आप क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे x की डिग्री जो है इसकी x की पावर जो है वो 2 है। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होने की वजह से मैं इसको क्या क्वाड्रेटिक का नाम दे रहा हूँ। और ये चूँकि अलजब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें अलजब्रा इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि इसको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी मैंने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। तो इन तीनों स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसका स्टेप नंबर 1, तो इसका बेटा जो स्टेप 1 होता है वो ये होता है कि आपने ये जो Q वाला कांस्टेंट नंबर होता है उसका आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। ये जो Q वाला नंबर होता है आपके पास, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी आपने असल में बेसिकली फैक्टराइजेशन करनी होती है, यानी कि उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, और वो आप बनाते हो एलसीएम लेने से। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर हुआ करेगा उसका आप एलसीएम लिया करेंगे और उससे जो पॉसिबल पेयर्स उसके बन के आएंगे, यानी कि फैक्टर्स बन के आएंगे, उस नंबर के पेयर्स बन के आएंगे, वो आप नोट कर लेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सपोज 3 है, 4 है, 5 है, वो आप नोट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा, इसका जो बेटा स्टेप नंबर 2 होगा उसमें आप क्या करेंगे, वो जो आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आप उन पॉसिबिलिटीज़ को लेके उसमें प्लस या माइनस, सपोज एक नंबर x आएगा, एक आपके पास y आएगा, आप इनको प्लस या माइनस के ये साइन लेने के बाद आप क्या करेंगे, इनको इस तरह से अरेंज करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये जो x का कोफिशिएंट है p वो आना चाहिए, आपके पास क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप स्टेप नंबर 3 में इस टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। बेसिकली आपने क्लास 7 में एक्सरसाइज जो है 2.4 और 2.9, क्लास 7 का 2.9 एक्सरसाइज है, उसमें बेसिकली आपने इसको कवर किया होगा भर गैप। अब इस थर्ड वाले स्टेप में आपने इसको ब्रेक करके इन दोनों पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख देना, और नेक्स्ट आपने कॉमन चीज़ें लेनी होती हैं। तो जो चीज़ें आपके पास कॉमन आएंगी वो हम लोग इधर लिख देंगे। तो इसको हम बेटा हम एग्जाम्पल से इस मेथड को इलस्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, तो मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो Q नंबर है वो मेरे पास है -12, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैंने Q नंबर देखा, मेरे पास 12 है, मैं इस 12 की पेयर्स बना लेता हूँ। सो मैं 12 का एलसीएम ले लेता हूँ, 2 6 दा 12, देन 2 3 दा 6, देन 3 1 दा 3। ओके, ये आपके पास क्या आ गए, इसके पॉसिबल पेयर्स आ गए। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आपने क्या करना है बेटा, 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं x और y, इन्हीं में से इनको अरेंज करने के बाद आपने 2 ऐसे बेटा नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास ये मिडल टर्म आए। मींस यहां पे चूंकि कोई भी नहीं है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो होगा वो बेटा 1 होगा, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है, +1 बनाना है। यहाँ से 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं, 2 ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनको आप प्लस माइनस करने से 1 बना लें और मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस का 12 आंसर है। ओके,
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके पॉसिबल पेयर्स बन क्या सकते हैं वो मैं देखता हूँ। अब 12 किस तरह से आता है, 1 12 दा 1 12 दा 12, 3 4 दा 12, 2 6 दा 12। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं वो बेसिकली मैंने 3 पेयर्स लिखे हैं, मैंने 3 पेयर्स लिखे हैं बेटा। अब इन तीनों पेयर्स को मैंने चेक करना है कि मेरे पास जो सूटेबल है, मैंने सपोज किया है कि मेरे पास ये x है और ये मेरे पास क्या है, y है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें मैं प्लस माइनस रखने से ये मेरे पास 12 नहीं बन के आता। मैं सपोज कर ले मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस लेता हूँ तो माइनस का 13 आ जाएगा, ये तो 12 नहीं आता, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से तो आ जाते हैं नो डाउट, लेकिन एडिशन करने से या सब्ट्रैक्शन करने से आपके पास ये वाली टर्म भी आनी चाहिए, ये वाली टर्म भी आनी चाहिए। अब उसके लिए इन दोनों को करूंगा तो माइनस का 13 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल फैक्टर नहीं है मेरे पास। अब इसके बाद इसको माइनस का इसको प्लस का करूंगा तो मेरे पास प्लस का 1 आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं इसको माइनस रखूं इसको प्लस रखूं तो प्लस 1 तो आता है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रखूंगा तो ये मेरे पास क्या देगा, माइनस का 1 तो आता है, लेकिन आपके पास ये -1 नहीं आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने से बेटा ये -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +1 चाहिए, हमें -1 तो नहीं चाहिए। अगर हमें -1 नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस का चूज करते हैं और इसको प्लस का चूज करते हैं। तो बेस्ट पेयर जो है वो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, -3 और +4। सो मैं क्या करता हूँ, इस मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। बेसिकली मैंने पहले 2 स्टेप्स किए हैं। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया है, इसको एलसीएम में लिख दिया है, देन मैंने पॉसिबल पेयर्स बना लिए हैं। उसके बाद मैंने देखा है कि मिडल टर्म जो है ये वाली यानी कि P, इसको मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करूँ तो नहीं बन सकता, इसको करूँ तो ये मेरे पास पॉसिबल फैक्टर है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको स्प्लिट करने के बाद, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, मैंने इसमें से कॉमन चीज़ें लेनी है, जो भी वटएवर। तो अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे x²। अब +1x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, +4x -3x -12। ओके। अब बेटा आपने क्या करना है, जो पहली 2 टर्में हैं ये वाली, ये 2 टर्में, उनमें से और लास्ट वाली 2 टर्म्स में से जो चीज़ आपके पास कॉमन आती है बेटा आपने वो कॉमन ले लेनी है। अब यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास x कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, x +4 माइनस यहाँ से बेटा मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास बचेगा x +4। अब यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लस इसलिए आ गया बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, -3। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आगे वाली जितनी भी टर्म है आपको पता है नेक्स्ट टर्म्स की क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। इसलिए जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का प्लस हो गया और ये वाला भी माइनस का प्लस हो गया, फाइन। अब बेटा अगर हम देखें तो इन 2 टर्मों में से कौन कौन सी चीज कॉमन आती है, इसमें से और इसमें से। बेटा इन दोनों में से x +4 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आता है, सो x -3, बाकी मेरे पास यहाँ पे x बचेगा और ये मेरे पास -3 बच जाएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 की। आपने क्या किया है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 2 लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर दी। तो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है उस पे ये एग्जांपल को अप्लाई करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया बेटा, स्टेप 1 में मेरे पास है 10, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस 10 का एलसीएम फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैंने 10 लिखा बेटा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 दा 10, देन 5 1 दा 5, और इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स बन के आ सकते हैं वो निकालने से पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 2 5 दा 10, 10 1 दा 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट इस तरह से करता हूँ, तो ये मेरे पास हो सकता है 1 × 10, 10 1 दा 10, देन 2 × 5, 2 5 दा 10, ये प्लस करने ये मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं। उसके बाद आप 5 2 दा भी 10 लिख सकते हैं। तो मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज बची हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो बेटा इसमें अगर प्लस माइनस करूं तो मेरे पास ये कभी भी 7 नहीं आएगा।
अगर प्लस करूंगा तो 11 आ जाएगा, माइनस का करूंगा तो माइनस का 11 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो भी आपके पास ये 9 देगा, ये 7 नहीं आ सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास सिर्फ एक ही बचती है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं अरेंज करना चाहता हूँ। बेटा इसको मैं अरेंज करता हूँ, मैं सपोज कर ले इसको माइनस का 2 लिख देता हूँ और माइनस का 5 लिख देता हूँ। तो -2 -5 क्या आएगा आपके पास -7, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे +7 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ प्लस का और प्लस का यूज करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा +7। इसका मतलब ये दो नंबर ऐसे हैं 2 और 5, दो नंबर ऐसे हैं जिनको बेटा अगर आप क्या करें प्लस करें तो आपके पास ये मिडल टर्म यानी कि p आ जाता है। उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आ जाता है। सो द बेस्ट फैक्टर्स, दो पेयर्स जो है बेस्ट मेरे पास वो ये आ जाएंगे। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। उसके लिए मैं इसको लिखता हूँ x² प्लस इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले 2x प्लस 5x प्लस 10। अगर आप नोट करें 5x प्लस 2x दीज आर द लाइक टर्म्स जो कि आपने क्लास 7 में एक्सरसाइज 2.2 में किया था। तो लाइक टर्म्स जो हैं वो बेटा क्या होंगी, आपस में ऐड होके तो फिर आपके पास 7x दे देंगी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब अगर हम देखें तो इसमें पहले 2 फैक्टर्स में और लास्ट वाले जो पहली 2 टर्म्स हैं और लास्ट वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनमें से जो चीज़ें कॉमन आती है वो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है वो बेटा x है और बाकी क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 प्लस यहाँ से जो चीज़ कॉमन आती है वो 5। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो x है। अब जब यहाँ से आप 5 को बेटा कॉमन ले रहे हो ना, बेसिकली आप उस टर्म को 5 पे डिवाइड कर रहे होते हो। अब 10 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या बच के आता है 5 to the 10। ठीक है, अब आप देखें इसमें से एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो मेरे पास x प्लस 2 है। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x और यहाँ पे क्या बचेगा +5। तो बेटा ये आपने क्या किया है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, यानी कि उसको लीनियर 2 पेयर्स में आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब बेटा इसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसी टाइप 1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सेम है बेटा एज प्रीवियस। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम 8 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब हमने इसमें से चूज करना है कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है बेटा। तो मैं क्या कहता हूं, अगर मैं क्या करूं 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं क्या करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। ओके, अब उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, बाज़ लोग के जहन में यही भी आएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एट ए टाइम एक ही टर्म को ले। ओके, अभी हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 8 आ गया। प्रॉब्लम ये है कि प्लस माइनस करने से आपके पास -6 आना चाहिए। उसके लिए बेटा देखें, इसमें से आप चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, ये कभी भी आपके पास -6 नहीं देने वाला। ये आपको 7 दे सकता है, ये -7 दे सकता है, ये आपको माइनस का 9 दे सकता है, ठीक है, प्लस का 9 दे सकता है, लेकिन ये आपको कभी भी 6 नहीं दे सकता। तो मेरे पास जो राइट पॉसिबिलिटी है वो एक ही बची है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको अगर मैं माइनस का लूँ, इसको भी माइनस का लूँ, तो -2 -4 मेरे पास -6 के बन के आ जाता है। तो द बेस्ट ऑप्शन मेरे पास जो रह जाती है वो -2 और -4 रह जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मिडल टर्म को बेटा मैं स्प्लिट कर देता हूँ, x² -2x -4x +8। अब बेटा मेरे पास 4 टर्म्स हैं, इन चारों टर्मों में मैंने क्या करना है, जो चीज कॉमन आती है फर्स्ट 2 टर्म्स में से वो वाली कॉमन लेनी है। यहां पे मैं देखूं तो मेरे पास x कॉमन आता है, तो मेरे पास क्या बचेगा x -2। अब यहां से मैं अगर देखूं तो बेटा मेरे पास यहां पे आपके पास अगर देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहां पे 4 कॉमन ले लेते हैं, बाकी मेरे पास क्या बचेगा x -2। अब ये कैसे आया, इसको जरा समझिएगा बेटा। देखें यहां से जब मैंने -4 कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली माइनस बाहर आने से साइन चेंज हो गया। ओके,
अब इस 4x को जब आपने बेटा 4 पे डिवाइड किया तो 4 से कैंसिल, देन रिमेनिंग टर्म x। अब आपने जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होना डेफिनेटली, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब इस 8 को भी आप अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 टू द 8 होता है, तो इसलिए मैंने 2 लिखा। अब बेटा मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इनमें से अगर हम कॉमन लें तो मेरे पास बेटा x माइनस 2 बचता है, जो कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म जो बचती है वो मेरे पास x है, और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म जो है वो -4 है। अब अगर आप नोट करें बेटा, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के। ओके फाइन। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसकी फोर्थ वाली एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट, और असल में हम इसी एक टाइप को डिफरेंट वेज से एक्सपेरिमेंटली इसको सॉल्व करने की, मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने पहले स्टेप में क्या करना है, इसका 56 का आपने एलसीएम लेना है बेटा। ये माइनस नहीं लिखने की हमें ज़रूरत, तो हम माइनस नहीं लिखते, एक्सक्यूज मी। तो ये बेटा आपके पास 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 7 द 14 और 7 1 द 7। तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज बन के आ सकती हैं वो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ये पॉसिबिलिटीज बन के आ सकती हैं। इसमें से पॉसिबल फैक्टर फाइंड करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 56। ओके अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 टू द 4, 4 7 द 28, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं बेटा, अगर 2 टू द 4, 4 टू द 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से तो भी मेरे पास 56 आता है। अब मैंने क्या किया, ये पॉसिबिलिटीज मैंने लिख ली है, मेरे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर इसको देखो फर्स्ट वाले को, तो ये प्लस माइनस करने से भी ये मेरे पास आंसर नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये है कि इसको जैसे भी आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपके पास ये माइनस का 1 कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हमें ये चाहिए p, हमें बेटा ये p टर्म चाहिए। अब ये p कभी नहीं आने वाला, -1 कभी नहीं आने वाला ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी प्लस माइनस करने से कभी नहीं आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं क्या, अगर आप इसको माइनस लिखें इसको प्लस लिखें तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करें, इसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको स्प्लिट कर देता हूँ। इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर -8x प्लस 7x माइनस 56। अब आप क्या करेंगे बेटा, सिमिलर टर्म्स जो हैं, देखें इन दोनों को मैंने अगर प्लस किया माइनस किया तो आपके पास -1 बच रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से और द सेकंड 2 टर्म्स हैं उनमें से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कॉमन आता है x, जब कॉमन मैंने x लिया तो मेरे पास बचेगा x -8, ठीक है। मैंने बोला था बेटा जो चीज़ आप कॉमन लेते हो वो असल में इसके ऊपर डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। अब x स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस, अब 8x को x पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा, प्लस यहाँ से बेटा 7 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -8। चूँकि आप जब 56 को 8 पे डिवाइड करेंगे 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो बेटा मेरे पास है इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से। वो कॉमन चीज़ जो आ रही है वो ये है x -8, तो ये मेरे पास बचेगा x -8 और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा x +7। तो ये बेटा मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपने क्या किया है उसके 2 लीनियर फैक्टर्स बना दिए हैं। तो आज बेटा आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या सीखा है, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है, लेकिन फैक्टराइजेशन की टाइप 1 सीखी है, जिसमें इस तरह की आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी होगी। आपने 3 स्टेप्स को यूज करते हुए डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ ये सीखा है कि आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में किस तरह फैक्टराइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमने इन चीज़ों को देखा है। पहले 4 पार्ट्स के हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे।
तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो या नेक्स्ट जो आप रिकमेंडेशन में देना चाहते हैं कि नेक्स्ट कौन सा यूनिट स्टार्ट किया जाए या कौन से टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाए या जहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स हैं, बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और आप कोशिश करें कि इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करें और उसका जो भी आंसर आपके पास आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं जो क्वेश्चन है असाइनमेंट एज ए तौर पर लिख रहा हूँ, तो वो आपके पास है x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसके दो पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देने। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।